प्रिय विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। पहली चुनौती, जब हमारा देश 1947 को आजाद हुआ तो देश के सामने तीन बड़ी बड़ी चुनौतियां सामने आई। पहली चुनौती तो थी देश को एकता के सूत्र में बांधना, जिसमें गृह मंत्री सरदार पटेल, रक्षा मंत्री श्री कृष्ण मेनन ने नीति अपनाकर बहुत सारे रजवाड़ों को तो मना लिया, और जैसा कि आपको पता है, त्रावणकोर, हैदराबाद, जूनागढ़, कश्मीर, मणिपुर, इन राज्यों के साथ थोड़ी सी सख्ती करके, जनता की बजाय राजा के साथ सख्ती करके इनको भारत में मिलाया गया और एक संपूर्ण पाकिस्तान के जाने के बाद एक भारत का चित्र हमारे सामने आया। तो इस चुनौती को हमने 26 जनवरी 1950 तक पूरा कर लिया था। हालांकि कुछ राज्य जैसे गोवा, जो पुर्तगालियों के दिन 1960 तक रहा था, उनको बाद में शामिल किया गया, लेकिन लगभग हमने जो एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती थी वो पूरी कर ली। फिर दूसरे चैप्टर में हमने पढ़ा कि लोकतंत्र की स्थापना करना है। हमने अपना संविधान बना लिया था 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को हमने इसे लागू कर दिया। अब हमारी दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी कि 1885 से लेकर 1947 तक जो हर कांग्रेस अधिवेशन में जनता के सामने वायदे किया जा रहा था कि हमें जैसे ही हमारा देश आजाद होगा हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। अब हमें इस राह में आगे बढ़ना था, तो हमने चुनाव आयोग बनाया, 3 लाख कर्मचारियों की नियुक्ति की, वोटर्स को लिस्टिंग किया, 17 करोड़ के लगभग वोटर निर्धारित हुए, चुनाव हुए, लंबा प्रोसेस चला, 4.5 महीने तक चुनाव होते रहे, और 1952 में पहली हमारी इलेक्टेड सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। बच्चों, जवाहरलाल नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को ही प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली थी, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, उन्होंने जो शपथ ली थी वो अंग्रेजी सरकार के द्वारा और अंग्रेजी झंडे के नीचे ली थी। उस समय भारत निर्माण की स्थिति में से गुजर रहा था, लेकिन अब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, चुनाव हुए, और हमने अपनी सरकार, इलेक्टेड सरकार, जिसको कहते हैं चुनाव, लोकतंत्र के अंतर्गत चुनाव हुआ, कैंडिडेट खड़े हुए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ही एक बहुत बड़ी पार्टी थी पूरे देश के सामने, कुछ सीपीआई, जनसंघ और पार्टियां भी लड़ रही थी, लेकिन वो उनकी मान्यता पूरे भारत में नहीं थी, विशेष क्षेत्रों में थी। तो इसलिए कांग्रेस सबसे ज्यादा सीटें, 364 सीट लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। तो दूसरी चुनौती हमने पूरी कर ली थी। अब तीसरी चुनौती है नियोजित विकास, क्योंकि हमारा एक ये भी वादा था कि हम समान विकास करेंगे, और समान विकास यानी एक जैसा विकास। एक जैसा कैसा? यानी गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर अमीर व्यक्ति, सबको सम्मान समझकर, सबको भारत का नागरिक समझकर विकास करना था। तो इस परिस्थिति में यह तभी संभव हो सकता है जब हम कोई योजना बना लें, योजना बनाकर करें, कानून के अनुसार करें, किसी की मनमर्जी ना हो, ऐसी नीति अपनाएं जो सभी देश के नागरिकों को स्वीकार्य हो। तो फिर हमने इस राह की ओर चले। और आप जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें 1944 का बॉम्बे प्लान आता है, उसके बारे में आपका प्रश्न भी बहुत आता है, भाई बॉम्बे प्लान कब आया? तो 1944 में आया, और बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उस समय
कहा था कि हमें स्वतंत्र अर्थव्यवस्था अपनानी है, अर्थात उद्योगों पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। ऐसी बातें उन्होंने रखी थी। अब जैसे ही भारत आजाद हुआ और कांग्रेस का किया हुआ जनता के सामने वादा आया, तो हमें समान विकास करना था। अब भारत की संपत्ति पर मुट्ठी भर लोगों का नियंत्रण था, उद्योगपति भी मुट्ठी भर थे और जमीन के मालिक बड़े बड़े रजवाड़े और बड़े बड़े किसान और जमींदार थे। 60% किसानों के पास जो उनका जीवन व्यापन खेती पर होता था, ये परसेंटेज ज्यादा भी हो सकती है, खेती पर था, उनके पास जमीन नहीं थी, वो काश्तकार थे। तो ऐसी स्थिति में समान विकास करना संभव नहीं था। उस समय जवाहरलाल नेहरू के सामने विश्व में 2 मॉडल थे, एक अमेरिका और यूरोप का मॉडल और एक सोवियत संघ का मॉडल। अमेरिका और यूरोप का मॉडल स्वतंत्र अर्थव्यवस्था पर जोर देता था, यानी राज्य का उद्योगों पर नियंत्रण नहीं। उद्योग मालिक अपने मनमर्जी से उद्योग सेटअप करते थे, उत्पादन करते थे, प्रॉफिट के लिए जाते थे। उद्योगों का, उस समय के उद्योगों का जो उद्देश्य था या सरकार का जो उद्देश्य था, वो जन कल्याण की बजाय उद्योगों को निजी फायदे के लिए हो रहा था। और एक इंग्लैंड में एक विद्वान हुआ कार्ल मार्क्स, उन्होंने कहा कि उद्योगों पर नियंत्रण मजदूरों का होना चाहिए। वो एक अलग विषय है, लेकिन उन्होंने एक थ्योरी दी, मार्क्सवाद, अर्थात उद्योगों पर नियंत्रण काम करने वालों का, मजदूरों का होना चाहिए। और इस थ्योरी के जो समर्थक बने विश्व में पहले, वो बने लेनिन। उन्होंने इस थ्योरी के आधार पर रूस में क्रांति की, राजा रजवाड़ों को हटा दिया, मार दिया और रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई। तो एक मॉडल जो भारत के सामने था स्वतंत्र उद्योग धंधों का, उद्योगपति स्वतंत्र थे। दूसरी तरफ लेनिन की मृत्यु हो जाती है 1922 में, स्टालिन आते हैं। स्टालिन ने आस पड़ोस के 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ बना लिया और सोवियत संघ में जो नीति अपनाई वो इस तरह थी कि वहां निजी कुछ नहीं था, सारी जमीन सरकार की, सारे उद्योग धंधे सरकार के। जब छोटे थे तो ये भी सुनते थे कि सोवियत संघ में अपने घर में कोई लोग सब्जी तो लगा सकते हैं, लेकिन वो किसी पड़ोसी को बेच नहीं सकते, वो फ्री में दे सकते हैं, अर्थात लाभ के लिए कोई कार्य नहीं करना। तो एक ये मॉडल था। अब जवाहरलाल नेहरू के सामने जो योजना आई, बॉम्बे प्लान, वो एक ये था कि स्वतंत्र उद्योग होने चाहिए। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी को यह भी पता था कि भारतीय जनता के सामने आजादी के समय ये वादा किया है कि हम समान विकास करेंगे। तो 2 प्रकार की विचारधाराएं भारत में उस समय चल रही थी। तो इस एक विचारधारा को हमें लेना था। तो जवाहरलाल नेहरू ने राय मशवरा करके, सलाह लेकर बीच का रास्ता अपनाया, यानी कुछ उद्योग धंधों पर सरकार का नियंत्रण होगा और कुछ उद्योग धंधों पर निजी स्वामित्व होगा, सरकार का नियंत्रण कम होगा। तो हमने अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार एक बीच का रास्ता अपनाया। क्यों? और जमींदारी प्रथा, गांव की जमीनें बहुत लोगों के पास थी, देश अभी आजाद हुआ था, राजा महाराजा और जमींदार ताकतवर थे, तो उनकी तरफ जमीन व्यवस्था के सुधार में भी जवाहरलाल नेहरू ने काफी प्रयास किए, लेकिन कोई बड़ा प्रयास नहीं किया, क्योंकि समस्याएं अभी नए नए देश में बहुत प्रकार की आ रही थी। तो एक नियोजित अर्थव्यवस्था का विचार आया, नियोजित यानी प्लानिंग करके जो नियोजन का विचार आया, तो हमने एक पंचवर्षीय योजना का विचार रखा, पंचवर्षीय योजनाएं लागू की गई। तो हमने
15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना दिया। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया, जिसका अध्यक्ष रखा गया प्रधानमंत्री को, पदेन अध्यक्ष। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री चाहे कोई भी रहे, जो प्रधानमंत्री होगा वो योजना आयोग का अध्यक्ष होगा। और आपसे बहुत बार पूछा जाता है कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसका अध्यक्ष होता है वो पदेन प्रधानमंत्री होता है। और क्योंकि योजना आयोग लगातार काम करता रहता है, तो इसके लिए एक उपाध्यक्ष चुना जाता है, और जो इस प्रकार का विश्लेषण करके अर्थव्यवस्था में कैसे चलानी है इस पर विचार करते हैं। तो सबसे पहला जो योजना आई वो पंचवर्षीय योजना, पहली पंचवर्षीय योजना। क्योंकि 1946 से लेकर 1950 तक भारत में बहुत ही अफरा तफरी रही। जो आपने पहली चुनौती का किया उसमें मार काट, हिंदू धर्म के झगड़े, और इनको राजाओं महाराजाओं को मिलाना, तो किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो कृषि पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले फैसला किया गया कि हमें पहले 5 साल कृषि पर ध्यान देना है और कृषि का विकास करना है। इसके लिए उद्योगपति नाराज भी हुए, लेकिन योजना आयोग का यह सुझाव था कि कृषि को पहले उन्नत करो, कृषि हमारी उन्नत होगी, उत्पादन बढ़ेगा, तो हमारे खाद्य पदार्थों की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, जिसके कारण देश आत्मनिर्भर होगा। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लागू हुई। क्योंकि नाम से ही पता है पंचवर्षीय है, तो दूसरी 1956 में और तीसरी 1961 में। तो दूसरी 1956 में जो पंचवर्षीय योजना लागू हुई, उसमें क्योंकि उद्योगपतियों द्वारा काफी आलोचना की जा रही थी, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो योजना दूसरी लागू की उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया, उद्योग पर। यानी प्रश्न पूछा जाएगा पहली पंचवर्षीय योजना पर ध्यान किसका दिया, कृषि का, और दूसरी पर उद्योग का। और तीसरी जब पंचवर्षीय योजना 1961 में लागू हुई, तो इसमें कृषि और उद्योग दोनों पर ध्यान दिया गया। लेकिन 61 का समय जब तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू करने का समय आया, तो 1962 में चीन का युद्ध हो गया। 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने। 1965 में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई। 1966 में इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर कांग्रेस के जो बड़े बड़े उद्योगपति थे, जिन्हें सिंडिकेट कहा जाता है, उन्होंने इंदिरा गांधी का कोई समर्थन नहीं किया, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू ने एक बीच का रास्ता अपनाया था। इंदिरा गांधी के विचारों में इसमें थोड़ा बदलाव करने के पक्ष में थी। उन्होंने कहा कि यदि सारी जमीन जमींदारों के पास रहेगी, उद्योग धंधे सारे जमींदारों के पास रहेंगे, सारे बैंक राजा रजवाड़ों के पास होंगे, तो गरीब आदमी का भला नहीं हो सकता। इस नीति का जो कांग्रेस में धनाढ्य उद्योगपति नेता थे, उन्होंने विरोध किया और कांग्रेस के दो टुकड़े हो गए, एक कांग्रेस एस और एक कांग्रेस ओ। तो इस परिस्थिति में उस समय जो बैंक थे वो राजाओं के पास थे, तो इंदिरा गांधी सारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना चाहती थी। राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है बच्चों कि बैंकों को किसी राजा के निजी संपत्ति ना होकर देश की संपत्ति होना। तो 14 बैंक का राष्ट्रीयकरण की बात आई, राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और जमींदारों से जमीन लेकर गरीबों में बांटनी चाहिए। इसी बात को लेकर कांग्रेस में दो फाड़ हुई थी। तो जब तीसरी पंचवर्षीय योजना लागू हुई, तब देश कठिन परिस्थितियों में गुजर रहा था। तो इस 60 के दशक को
60 से लेकर 69 तक, इस 60 के दशक को एक खतरनाक दशक भी कहा जाता है। प्रश्न आता है कि 60 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? तो इसमें 62, 64, 66 और अकाल यानी 65 और 67 के दो बड़े अकाल इतना बुरी तरह से भूखमरी फैली थी कि कहते हैं कि लोगों ने पेड़ों की छाल छील छील कर खा ली थी। वो समय था युद्ध में भारत युद्ध में पाकिस्तान के साथ युद्ध कर रहा था और एक तरफ भूखमरी। तो लाल बहादुर शास्त्री को कहना पड़ा कि हमें एक दिन का व्रत रखना चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में अब जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी वो लागू होनी चाहिए थी 66 में। 66 में लागू होनी चाहिए थी। तो उस समय देश की परिस्थितियां अगली पंचवर्षीय योजना लागू करने के उस स्थिति में नहीं थी। तो 3 साल जिनको अर्थव्यवस्था में एक स्थिरता का माना जाता है, 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, ये ऐसे साल थे जिन्हें योजना अवकाश माना जाता है। यानी इसमें चौथी जो पंचवर्षीय योजना वो लागू नहीं की जा सकी। तो इन बुरी परिस्थितियों के कारण और कांग्रेस के दो फाड़ होने के कारण अब इंदिरा गांधी कहती थी कि हमें गरीबी हटानी है और ये उद्योगपति कहते थे कि इंदिरा प्रधानमंत्री नहीं रहनी चाहिए। तो इंदिरा ने एक गांव में शहरों में घूम घूम कर रैली की, कहती मेरा उद्देश्य तो है गरीबी हटाओ और इनका उद्देश्य है कि इंदिरा हटाओ, अब आपको फैसला करना है। उस समय एक 20 सूत्री कार्यक्रम भी इंदिरा गांधी ने दिया था जिसमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण और एक प्रीवी पर्स होता था। यानी जब हम एकता के सूत्र की चुनौती का सामना कर रहे थे तब हमने राजाओं को मिलाया, सरदार पटेल जी ने राजाओं को मिलाया। तो राजाओं से वायदा किया गया कि हम आपको पेंशन देंगे और भारत का बहुत बड़ा धन है वो इन राजाओं की पेंशन में चला जाता था, जो इंदिरा गांधी को पसंद नहीं था। क्योंकि इस परिस्थिति यदि इतनी बड़ी पेंशन राजाओं को दी जा रही है, उद्योग धंधे बड़े उद्योगपतियों के पास हैं और जमीन सारी जमींदारों के पास है, तो देश का गरीब आदमी को भला कैसे हो सकता है। तो ये लोगों को बात इंदिरा गांधी ने रैली में बताई और लोगों को ये समझ में आ गई। तो 1971 में फिर चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी बहुत बहुमत से 352 सीटें लेके जीती। तो इस प्रकार ये योजनाएं चलती रही। फिर आगे चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं ऐसी योजनाएं जो पंचवर्षीय योजना वो चलती रही। और अब काल आ गया 2014 का। 2014 में बीजेपी की सरकार आती है और इन्होंने इस पंचवर्षीय योजना में बदलाव क्या किया, उसे योजना आयोग को बंद किया और योजना की जगह एक बदलाव ये किया कि इसको नीति आयोग बना दिया। तो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया और 1 जनवरी 2017 से ये नीति आयोग लागू हो गया। इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। नीति आयोग का काम है देश के विकास के लिए किस प्रकार की नीति हो कि देश का आर्थिक विकास हो, इन नीतियों का सुझाव जो है वो नीति आयोग करता है। तो ये हमारा जो तीसरी चुनौती थी वो थी देश में समान विकास, नियोजित विकास। तो आज हम इस जो देश के सामने दो मॉडल थे 1950 से, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का और दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था का, दोनों मॉडल के बीच में बीच का रास्ता जवाहरलाल नेहरू ने अपनाया। इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स को खत्म किया, जमीन का सीलिंग की, अर्थात
जमीन एक व्यक्ति कितनी रख सकता है, बड़े बड़े राज्यों में जिनके पास हजार हजार किला जमीन थी उनका सीलिंग किया, एक सीमा बांधी और ये नारा दिया कि जमीन उसी की जो जमीन बोता है। तो इसके पक्ष में बहुत सारे किसान थे, जमींदार और राजा तो होने नहीं थे, किसान थे, और धीरे धीरे ये योजना आगे चली और 1990 तक इस प्रकार की पूरी तरह से समाजवादी जो नीतियां वो चलती रही। 1990 में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बनते हैं और वित्त मंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। उस समय देश बहुत बुरी हालत में था और उनसे पहले जो प्रधानमंत्री हुए थे चंद्रशेखर, जनता पार्टी की 2 साल सरकार आई थी। तो उस दौरान इस भारत की कैसी स्थिति थी यदि मैं आपको बताना चाहूं तो जो आज पाकिस्तान की हालत है वो सेम भारत के थे। आज जैसे बच्चों आप देख रहे हो कि पाकिस्तान की हालत कैसी है, आपने प्रधानमंत्री के हाथ में कटोरा टेलीविजन पर आप देखते होंगे, भीख मांगने के लिए जाते हैं। कल भी जो भारत का प्रतिद्वंदी बना हुआ है पाकिस्तान, उसका जो जनरल है फील्ड एयर मार्शल, वो चीन गए हैं। तो उन्हें भी वहां इस बात पर एक प्रकार की डांट पड़ी है और उसकी खबरें अब भी चल रही हैं। यानी वो कभी सऊदी अरब जाते हैं, कभी तुर्की जाते हैं, कभी चीन जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं। तो जब कोई देश कर्जा देता है तो वो अपनी नीतियां भी मनमानी उस देश में लागू करेगा, तो उसके लिए तैयार रहना चाहिए और फिर देश है वो गर्त में चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति 1990 में सेम हमारी थी। हमने अपने देश में आवश्यक चीजों का आयात करने के लिए सोना को गिरवी रखा था, जो एक देश के लिए शर्म की बात होती है। पीवी नरसिम्हा राव आए, मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने अर्थव्यवस्था को खोला निजी हाथों के लिए खोला और इसको कहते हैं उदारवाद। यानी हमने समाजवाद से अब आ गए हम उदारवाद की तरफ, और तब से लेकर 2025 तक हमारी पॉलिसी उदारवाद की ओर चल रही है और आज हमारे देश की स्थिति अच्छी है। हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो बहुत ज्यादा है, $7 बिलियन के करीब बताया जा रहा है। जीडीपी भी अच्छी है, देश विकास कर रहा है। तो ये निजी उदारवाद जो मनमोहन सिंह ने और पीवी नरसिम्हा राव ने शुरू किया था, उसको अटल बिहारी वाजपेयी ने आगे बढ़ाया, यूपीए की सरकार ने आगे बढ़ाया, लेकिन 2014 के बाद मोदी सरकार ने इसको काफी आगे बढ़ाया और आज देश आर्थिक विकास के रास्ते पर अग्रसर है। तो ये आज हमारा तीसरी चुनौती थी, समान विकास। तो इस समान विकास में जैसे 50 योजनाएं आज की सरकार की चल रही हैं, जिसमें आपको सुना होगा कि मोदी जी के द्वारा बार बार कहा जाता है उज्ज्वला योजना, लाडली योजना, किसानों के लिए 2000 पता नहीं क्या क्या, कितने 50 योजनाएं हैं जो देश के आम नागरिक के लिए चल रही है। और यही समय की मांग थी और इसको हमने अपनाया। और एक देश वही अच्छी तरक्की कर सकता है वो समय के अनुसार चले, एक रिजिड ना रहे। क्योंकि सोवियत संघ का मैंने पहले शुरू में आपको बताया था, जिन्होंने साम्यवादी नीतियों को लागू किया, सभी चीजों पर सरकारी नियंत्रण किया, लेकिन उनका इतना कठोर नियंत्रण था कि धीरे धीरे 1990 आते आते सोवियत संघ टूट गया। जिन 15 देशों को मिलाकर एक देश बना था वो दोबारा 15 ही टुकड़े हो गए, और अब जो 1917 में रूस बना था वो अकेला रूस रह गया। तो कठोरता है ना, बदलाव, यदि बदलाव करने के हम पक्ष में नहीं है समय अनुसार तो उसके बुरे परिणाम होते हैं। तो समय अनुसार बदलते रहना, परिस्थितियों के अनुसार रहना ही हमारी समझदारी है और इसी में हम आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद।